तो भाग 3 के अंदर तक हमने जाना था कि किस प्रकार से मज़दूर आपसी विभेदों के कारण, भले ही चाहे उनके काम के कारण, योग्यता के कारण हो, चाहे लैंगिक रूप से भेदभाव हो, वो आपस में बंटे हुए थे। लेकिन उन सभी की क्या थी, समस्याएं एक थी। इन समस्याओं के कारण वो क्या है, एक भी नज़र आते हैं, हमें एकता के साथ भी नज़र आते हैं। क्योंकि समस्याएं क्या है, इंसान को या संगठन को बनाने के लिए जिम्मेदारी का कार्य करती हैं। तो इसी के कारण, यानी इन समस्याओं की एक होने के कारण क्या है, उनके संगठन अब बनने शुरू हो गए थे और उन समस्याओं से निपटने का हल वो है संगठन के रूप में संगठित होकर निकालने लगे थे, जिसके बारे में अपने देख सकते हैं कि मज़दूर एकजुट होकर क्या है, हड़ताल भी कर देते थे। हड़ताल कब, जब किसी को क्या है बिना कारण नौकरी के से निकाल दिया जाता था, वेतन या कार्य समय से ज़्यादा बिना वेतन के करवाने पर क्या है, उन वे सारे मज़दूरों के जो संगठन थे वो हड़ताल का रास्ता निकालते थे, यानी वो हड़ताल कर देते थे अपने सभी मज़दूर भाइयों के लिए। 1896-97 के बीच कपड़ा उद्योग और 1902 में क्या है, धातु उद्योगों में ऐसी हड़तालें काफ़ी बड़ी संख्या में आयोजित हुई। 96-97 में कपड़ा उद्योग और 1902 के अंदर धातु उद्योग, इस प्रकार की हड़तालें आम बात थी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, या बहुत ज़्यादा संख्या में इस प्रकार की हड़तालों का आयोजन हो रहा था लगातार। देहात की ज़मीनें थी, किसान जिन पर खेती करते थे, अब बात अपने किसानों की करते हैं, मज़दूरों का हाल हड़ताल के द्वारा निकल रहा था। किसान खेती करते थे, लेकिन ज़्यादातर ज़मीन राजा, चर्च, यानी चर्च या वहाँ का जो ऑर्थोडॉक्स चर्च था वहाँ, उसके अधीन या फिर सामंतों के अधीन, राजा, चर्च या सामंतों के अधीन अधिकांश ज़मीन आती थी। यानी किसान खेती अवश्य करते थे, लेकिन उनके पास ज़मीन नहीं थी। वो सामंतों की, राजा या चर्च की ज़मीन पर ही खेती किया करते थे, जिनसे उनको कोई फ़ायदा नहीं होता था। यानी थोड़ी बहुत स्थिति हमें नज़र आती है, जिस प्रकार से फ्रांस की क्रांति में क्या था, चर्च के पास बहुत ज़्यादा संख्या में संसाधन थे, राजा के पास थे, या कुलीन वर्ग के पास जो संसाधन थे वो किसानों के पास नहीं थे। तो यह एक स्थिति हमें क्या है, फ्रांस की क्रांति की जैसी नज़र आती है। लेकिन यहाँ के किसान जो है वो फ्रांस के किसानों के जैसे नहीं हैं। क्या अंतर है? नवाबों या सामंतों का किसान, यानी रूस के जो किसान थे, रूसी किसान आदर नहीं करते थे। जबकि हमने देखा था कि फ्रांस की क्रांति के दौरान क्या है, सामंतों के हित में किसानों ने लड़ाइयाँ की थी, सामंतों के लिए लड़ाइयाँ की थी। लेकिन रूस के अंदर सिस्टम चेंज था, सामंतों या नवाबों के लिए वो क्या है, उनके खिलाफ लड़ाइयाँ करते थे। आधार नहीं है, आदर नहीं करते थे। इसके पीछे भी कारण था कि जो ये नवाब या सामंत थे, उनकी यह स्थिति राजा की चापलूसी के कारण थी।
कारण थी। यानी जहां हमने देखा कि फ्रांस में जो सामंत वर्ग था वो किसानों के चहीते थे, किसानों द्वारा उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी, किसानों के द्वारा उनका प्यार मिलता था उनको। लेकिन वहीं क्या है, रूस की क्रांति या रूस की स्थिति में देखते हैं तो जो सामंत थे, नवाब थे, वो राजा की चापलूसी के कारण उस पद पर पहुँचे थे, न कि जनता की प्यार के कारण। तो यह थोड़ी स्थिति क्या है, रूस की क्रांति से अलग दिखाई देती है हमें। जो नवाबों की सत्ता या हैसियत थी वह लोकप्रियता के कारण नहीं मिली थी, जार के प्रति उनकी निष्ठा या सेवाओं के कारण मिली थी। यानी ये जार के प्रति क्या थे, पूर्णतः निष्ठावान थे और उनकी सेवा करते थे। किसानों के हितों के लिए है नवाब या सामंत कार्य नहीं करते थे। ब्रिटेनी किसान न तो केवल नवाब का सम्मान करते थे, ये तो हमने देखा कि फ्रांस की क्रांति में क्या है, ब्रिटेन या फ्रांस की क्रांति के जो लोग थे वो नवाब का सम्मान करते थे, लेकिन रूस के किसान ऐसा नहीं करते थे। ज़मींदारों की हत्या वहाँ पर आम बात थी, यानी ज़मींदार सामंत की हत्या वहाँ नॉर्मल थी। किसान वहाँ सामंतों को, ज़मींदारों को मार देते थे क्योंकि वह उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। और ऐसी घटनाएं क्या है 1902 में कम थी, कुछ ही क्षेत्रों में थी, यानी दक्षिणी रूस में थी। 1902 में दक्षिणी रूस में इस प्रकार की घटनाएं हुआ करती थी। लेकिन 1905 के बाद ऐसी घटनाएं संपूर्ण रूस में घटित होने लगी थी। यानी अब संपूर्ण रूस जो है, संपूर्ण रूस के किसान जो थे वो सामंतों और ज़मींदारों के खिलाफ थे। लेकिन किसानों की, वहाँ के किसानों की एक अच्छी बात थी कि किसान समय समय पर सारी ज़मीन जो थी वो कम्यून या मीर को सौंप देते थे। यानी टाइम टू टाइम अपनी अपनी ज़मीन जो थी, ज़मीन कम्यून को सौंपते थे। और जो कम्यून था वह डिसाइड करता था कि ज़रूरत के हिसाब से किसानों में ज़मीन का पुनः आवंटन वह करता था। यानी वहाँ क्या है, एक प्रकार की समाजवादी जो कार्यनीति प्रणाली है वो हमें नज़र आती है कि किसान जो थे वो समय समय पर अपनी अपनी ज़मीनों को क्या है, कम्यून को सौंप देते थे। और कम्यून क्या करता था, कम्यून या मीर पदवी थी जिसकी, वह क्या करता था, उन किसानों में जो जितने ज़रूरतमंद है उसको उस आधार पर उतनी ज़मीन दे दी जाती थी। यानी एक प्रकार से वो क्या है, सभी एक दूसरे की सहायता करते थे बिना किसी भेदभाव के। समाजवादी विचारधारा के ऊपर आधारित इस विचारधारा का यह कार्य उनके द्वारा अवश्य होता था। नेक्स्ट अपना पॉइंट चलता है, यह तो क्या है, अर्थव्यवस्था और वहाँ के समाज के बारे में पता चला है कि वहाँ क्या है, ऑर्थोडॉक्स चर्च था या फिर राजा का शासन किस प्रकार का था, अर्थव्यवस्था किस प्रकार से बढ़ती है। अब रूस में समाजवाद, रूस में समाजवाद का उदय किस प्रकार से होता है। तो जैसे यूरोप में क्या है, अलग अलग प्रकार की पार्टियां बनने लगी थी, उसी तरह से क्या है, रूस में भी 1914 के बाद राजनीतिक पार्टियां गैरकानूनी रूप से बनने लगी थी। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी, रशियन सोशल
डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी, डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी का गठन किया गया 98 में, किसके द्वारा? मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों के द्वारा, समाजवादी लोगों के द्वारा, जो क्या है एक अखबार भी निकाला करती थी और मज़दूरों को संगठित करके हड़ताल आदि का कार्यक्रम आयोजित करते थे। रूसी किसान जिस तरह समय समय पर अपनी ज़मीनों का आवंटन करते थे, उससे क्या है जो रूस के क्रांतिकारी लोग थे या समाजवाद को बढ़ावा देने वाले लोग थे, वो ऐसा सोचते थे कि जो रूस के अंदर क्रांति होनी है या समाजवाद की स्थापना होनी है, उसमें अहम रोल जो रहेगा वो मज़दूरों का न होकर, क्योंकि मज़दूर आपस में बहुत तरीके से बंटे हुए थे, मज़दूरों का न होकर जो किसानों की वह प्रणाली थी ज़मीन के आवंटन की, उसके आधार पर किसान क्या है सबसे मुख्य रोल को अदा करेंगे, सबसे मुख्य भूमिका जो होगी वो किसानों की होगी, मज़दूरों की नहीं होगी। इसी के कारण क्या है गाँव में भी क्या है, गांव के जो किसान थे उनके अधिकारों के हेतु 1900 के अंदर सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी का निर्माण हुआ। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी 1900 के अंदर क्या है इसका निर्माण किया गया है, ताकि जो ग्रामीण किसान हैं उनके हितों के बारे में भी क्या है आवाज़ उठाई जा सके और उनको क्या है इस समाजवादी विचारधारा का अनुयायी बनाया जा सके। अब क्या है किसानों के लिए, किसानों के अधिकारों की मांग की जाने लगी उनके द्वारा, किसानों के अधिकारों की मांग की जाने लगी, जिसमें क्या है सामंतों से भूमि छीन कर सीधा किसानों को दे दी जाए, किसानों को दे दी जाए। ऐसा क्या है सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी या इस प्रकार की जो पार्टियां थी जो समाजवादी विचारधारा को बढ़ाना चाहती थी, वो इस प्रकार का कार्य करने लगी थी। लेकिन क्या है इससे समाजवादी लोकतंत्रवादी जो लोग थे, यानी उदारवादी या लोकतंत्रवादी विचारधारा को मानने वाले जो लोग थे या सोशल डेमोक्रेटिक लोग थे, वो इससे क्या है परेशान हो चुके थे, क्योंकि वह ऐसा नहीं चाहते थे, वह इस चीज़ से वो सहमत नहीं थे। व्लादिमीर लेनिन का मानना था कि किसानों की एकजुटता नहीं है, वे क्या है एक दूसरे से बंटे हुए हैं, क्योंकि कुछ किसान क्या थे गरीब थे, कुछ किसान अमीर भी थे, ठीक है, गरीबी अमीरी यानी आर्थिक अनुसार से बंटे हुए थे, पूंजीपति लोग थे। दूसरा जो ये आपसी विभेद थे उनके चलते क्या है समाजवादी आंदोलन का वो किसान जो है वो हिस्सा नहीं हो सकते, यानी अर्थव्यवस्था के कारण जो किसान बंटे हुए थे, कोई किसान क्या है बहुत ज़्यादा पूंजीपति था, कुछ लोग बिल्कुल गरीब थे किसान जो थे, तो इसके कारण क्या है यह मुख्य कारण बन सकता था किसके अनुसार, लेनिन के अनुसार, लेनिन व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक पार्टी का मुखिया जो था उसके अनुसार क्या है किसान इस समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। तो इसके का अलावा जो व्लादिमीर लेनिन था बोल्शेविक पार्टी का मुखिया, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में दो पार्टियों का नाम बताए थे आपको, मेंशेविक और बोल्शेविक। तो बोल्शेविक पार्टी का जो मुखिया था व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, वह एक और बात सोचता था कि जो जार के द्वारा शासित निरंकुश राजतंत्र चल रहा है
जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत क्या होनी चाहिए, अनुशासित होनी चाहिए। यानी अभी क्या है, अपने दोनों पार्टियों के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। बोल्शेविक व्लादिमीर लेनिन, इम्पोर्टेंट पर्सन रहेगा ये क्रांति के दौरान, याद रखना। और मेंशेविक। अब बोल्शेविक मानते थे कि पार्टी जो है वो अनुशासित होनी चाहिए, अनुशासित होनी चाहिए, ठीक है। उसमें जो सदस्य संख्या है वो क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, उस पर क्या है, नियंत्रण होना चाहिए। संख्या पर नियंत्रण, सदस्य संख्या पर नियंत्रण। यानी एक तो क्या है, जार जैसे जो अंकुश राजतंत्र चला रहे थे, उस जगह क्या है, पार्टी एक तो अनुशासित होनी चाहिए, वहाँ के सदस्यों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, निर्धारित की जानी चाहिए, और क्या है, उनका नियंत्रण में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जबकि मेंशेविक वाले मानते थे कि सभी को सदस्यता मिलनी चाहिए, सभी को सदस्यता मिलनी चाहिए। दोनों में क्या है, विचारधारा में डिफरेंस था। इसी के कारण क्या है, दोनों की बाद में अनबन के कारण लड़ाई होती है और मेंशेविक पार्टी का नामो निशान नहीं रहता है बाद में। तो अभी बात करते हैं अपने 1905 की क्रांति किस प्रकार से स्टार्ट होती है और क्या होता है 1905 की क्रांति के अंदर। उन्नीस सौ 5 की क्रांति की शुरुआत क्या है, 1904 से होती है, जब यूरोप क्या है, रूस जो है वो आर्थिक मंदे के दौर से गुजर रहा था। रूस एक निरंकुश राजशाही था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था और उदारवादी जो लोग थे वो संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेटिक और समाजवादी क्रांतिकारियों के साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम करना चाहते थे। रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में थे और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थन जदीदियों का समर्थन मिला। शॉर्ट में बात करते हैं तो सोशल डेमोक्रेटिक व समाजवादी, ये दोनों विचारधारा के जो लोग थे वो क्या चाहते थे, एक तो क्या बनाया जाए, संविधान बना जाए, ठीक है, उसके अनुसार कार्य प्रणाली कार्य करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, किसानों के लिए और मज़दूरों के लिए क्या होने चाहिए, अधिकार होने चाहिए। किसान मजदूर के लिए अधिकार होने चाहिए। ऐसा क्या है, सोशल डेमोक्रेटिक और समाजवादी पार्टी के लोग चाहते थे और इनको समर्थन किसका था, किसानों का, मजदूरों का, राष्ट्रवादी लोगों का, और जो मुस्लिमों के अंदर जदीदी थे या जिनको अपने क्या है जिहादियों के नाम से जानते हैं, जो इस्लाम को क्या है किसी भी हालत में स्थापित करना चाहते थे, जदीदियों, इसी से जदीदियों से निकल कर आए हैं जिहादियों। इन लोगों का क्या है सपोर्ट था इस प्रकार की विचारधारा को। अब रूसी मज़दूरों के लिए 1904 का साल क्या है बहुत ज़्यादा बुरा था। ज़रूरी चीज़ों की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही थी। 1904 का साल, कीमतें बढ़ना तथा वेतन में 20% तक कटौती।
यानी 1904 की शुरुआत में ही क्या है, लगातार ज़रूरी जो चीज़ें थी उनकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही थी और 20% तक गिरावट आ रही थी या कटौती की जा रही थी वेतन के अंतर्गत। अब दूसरा बुरा कार्य क्या होता है कि जो 1904 में गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्क्स थी, ठीक है, श्रमिक सभा के लिए एक यूनियन गठित की गई थी, उसके 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वर्क्स से उनकी नौकरी से निकाल दिया गया था। यानी 4 मज़दूरों को या 4 सदस्य थे रशियन लेबर असेंबली के जो लोग थे उनको क्या है, असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स की जो पार्टी थी या संगठन था उसके 4 सदस्यों को क्या है, नौकरी से हटा दिया गया, से हटाया गया, जिसके कारण क्या है हड़ताल की गई थी और हड़ताल क्या है बहुत ही बड़े स्तर पर की गई। तो जिसका बारे में बताते हैं कि हड़ताल सेंट पीट्सबर्ग में 1,10,000 मज़दूरों ने की थी, यानी क्या है, एक छोटी सी यानी 4 सदस्यों की नौकरी गई तो इस पूरे संगठन के जो लोग थे उन सभी ने मिलकर क्या है सेंट पीटर्सबर्ग में हड़ताल की, जिसके कारण क्या है वो ऐसा चाहते थे कि जो काम के घंटे हैं उनको घटाकर कितना कर दिया जाए, 8 घंटे कर दिया जाए, यानी काम के घंटे 8 होने चाहिए और वेतन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए, बढ़ोतरी हो, इस प्रकार की क्या है उनकी मांगें थीं। कार्य स्थितियों में सुधार की जाए, इस प्रकार की मांगों के साथ क्या है वो हड़ताल जारी रही और 1905 की क्रांति का जो बिगुल था वो इस प्रकार की हड़तालों ने बजाना शुरू कर दिया, या शुरुआत 1905 की क्रांति की यहीं से हो जाती है। इसी दौरान क्या है पादरी गेपोन के नेतृत्व में मज़दूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस जा पहुंचता है। बात आ जाती है 1905 की, विंटर पैलेस जहां जार रहता था, यानी जहां राजा रहता था, राजा का महल था विंटर पैलेस, वहां कर पर क्या है पादरी मज़दूरों को लेकर पहुंच जाता है, अब सीधी सी बात है मज़दूरों को लेकर वहाँ गया तो राजा ने क्या है अपने सिपाहियों को और कोसेक्स के जो मज़दूर थे उनके ऊपर हमला कर दिया। इस घटना में क्या है 100 मज़दूर मारे गए और 300 से ज़्यादा घायल हुए, 300 से ज़्यादा घायल हुए। इसी के कारण यानी इतने सारे मज़दूरों के मरने के कारण क्या है इस दिन को खूनी रविवार के नाम से याद कहा जाता है, खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस घटना वाले दिन को क्या है खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी और इसी के कारण क्या है नागरिकों ने स्वतंत्रता के अभाव का विरोध किया, विद्यार्थी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे, विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए, वकील डॉक्टर इंजीनियर जो मध्य वर्ग के लोग थे वो संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना की। मध्यम वर्ग यानी वकील डॉक्टर वगैरह वगैरह उन्होंने क्या है यूनियन की स्थापना की और संविधान सभा की मांग की, संविधान सभा
की मांग की। और इसका रिज़ल्ट क्या आता है भी 1905 की क्रांति का, कि जो जार निकोलस था वह पीछे हट जाता है और एक संविधान सभा का निर्माण करने का आदेश जारी कर देता है। कहता है कि भाई तुम बना लो, तुम्हें बनाना है संविधान उस हिसाब से। और वहाँ पर क्या है, एक संसद का निर्माण होता है। मध्यम वर्ग के प्रभाव के कारण एक संसद का निर्माण किया जाता है। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने निर्वाचित एक परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। यानी वहाँ की संसद का नाम क्या है, ड्यूमा। ड्यूमा पर क्या है, स्वीकृति मिल जाती है जार निकोलस के द्वारा। लेकिन क्रांति के कुछ दिनों में ही क्या है, फैक्ट्री के मजदूरों की सारी ट्रेड यूनियनें और फैक्ट्री की कमेटियां अस्तित्व में रही। 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटियां, यूनियनें अनधिकृत रूप से काम करने लगी, क्योंकि इनको क्या है, गैर कानूनी घोषित कर दिया। यूनियन या इस प्रकार के जो संगठन थे उनको क्या कर दिया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो उनको क्या है, अब छुपकर काम करना पड़ेगा, वो सामने आकर क्या है, कार्य नहीं कर सकते थे। इसके अलावा राजनीतिक गतिविधियों पर भी क्या है, भारी पाबंदी लगा दी गई। यानी जो ये पार्टियां थी वो राजनीतिक गतिविधियां बहुत ज़ोरों शोरों से करती थी। राजनीतिक हस्तक्षेप इनका बहुत ज़्यादा था, सिर्फ रूस में नहीं पूर्ण यूरोप में था। तो क्या है, इन पर भी क्या है, पाबंदियाँ लगा दी गई। जार ने पहली ड्यूमा जो थी वो मात्र 75 दिनों में ही क्या है, बर्खास्त कर दी। प्रथम ड्यूमा को जार ने 75 दिनों में बंद कर दिया, यानी उसको अस्वीकार्य घोषित कर दिया गया उसके द्वारा। और वहीं क्या है, दूसरी जो ड्यूमा का चुनाव हुआ दोबारा से पुनर्निर्वाचित ड्यूमा को मात्र 3 महीने में बहिष्कार कर दिया गया। किसके द्वारा, जार के द्वारा। यानी जार ने क्या है, दोबारा से जो पुनर्निर्वाचित ड्यूमा थी उसको भी बर्खास्त कर दिया। वह अपने ऊपर क्या है, किसी भी प्रकार की जवाबदेही या अंकुश नहीं चाहता था। फिर उसने क्या है, मतदान के कानूनों में फेरबदल किया और जो फिर से ड्यूमा यानी तीसरी ड्यूमा निर्वाचित हुई उसमें रूढ़िवादी नेताओं को भर दिया। यानी मतदान के नियमों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी नेताओं को भर दिया। अब रूढ़िवादी के बारे में मैंने बताया था, वो लोग थे जो बदलाव नहीं चाहते थे, वो राजशाही को ही पसंद करते थे। तो जिसके कारण क्या है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का क्या है, राजा के ऊपर, जार पर अंकुश नहीं रहा। उदारवादी व क्रांतिकारी को ड्यूमा से दूर कर दिया गया। यानी 1905 की क्रांति हुई तो क्या है, एक अच्छी शुरुआत के साथ थी, ड्यूमा की स्थापना हुई। लेकिन जो ड्यूमा थी उसका जो कार्य था, जिस योजना के अनुसार ड्यूमा की स्थापना की गई थी, वो योजना
मानसिक रूप से या वास्तविक रूप से क्या है वहाँ पर सामने नज़र नहीं आई। धन्यवाद।